पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि ये एक मैच्योर सियासी जमात है और ऐसी धांधली वगैरह जो है तो इनको मुस्लिम लीग नून को ये मेरे ख्याल में सूट नहीं करती है। क्योंकि जीबी का फैसला पीपल्स पार्टी को देने का कर लिया गया था और आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो नूनी को देने का फैसला कर लिया गया है। आप लोग तो फॉर्म 47 की पैदावार है, आप अगर फॉर्म 47 ना हो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। धांधली जैसे काम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम है। आपका कश्मीर में है क्या? ये सारी पार्टियां इकट्ठी भी हो जाए ना तो पीटीआई का ये 1/4 भी नहीं बनती मकबूलियत के हिसाब से। मेरा जो इस हल्के में जो वोट है वो 1,36,000 है तकरीबन, और नून लीग को पूरे कराची में कुल मिला के 1,20,000 वोट पड़ा है। इमरान खान साहब जो हैं वो नाहक कैद हैं, 7 माह से उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। इमरान खान साहब के ऊपर 350 केसेस हैं। मुझे आप साकिब साहब मुझे बताएं, आप किसी बंदे को जानते हैं जिसके ऊपर 350 FIR हैं? आप किसी को जानते हैं? मैंने जिंदगी में कोई ऐसा सुना आप पाकिस्तान में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 से 2.5 माह के अंदर ही आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ गई हो। 1 मिलियन टन जो गंदम पंजाब ने कही है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन $400 मिलियन की, तो 4675 रुपए फी मन कॉस्ट करेगी। हमने अपने किसान को 3,000 रुपया नहीं दिया, बाहर के किसानों को हम 4675 रुपए फी मन दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में जरा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें पोलिंग का टाइम भी बढ़ाया गया और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात ने तो बायकॉट कर रखा था। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर मरकज़ में पीपल्स पार्टी और PMLN की, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी और इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के अपोनेंट थे और बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, वहाँ पर तकरीर भी हमने माजी में देखी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हालात वाक़यात थे। नंबर 2, आज ही के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे कि गंदम, हमें तो बताया गया कि बम्पर क्रॉप थी, बहुत ज़्यादा फसल हुई, अच्छी फसल हुई पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वो गंदम कहाँ पे गई? क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि गंदम हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रा उसको भी खंगालने की, मामले को या मुद्दे को खंगालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो गंदम गई कहाँ पे, और अब जो गंदम अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो पाकिस्तानियों को वो पर मन कितने में पड़ेगी। एक सेगमेंट आज इस पे भी करेंगे। अपने पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मुझे पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इख्तियार वली खान साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा जनाब राना आतिफ साहब। लेट्स स्टार्ट विद इख्तियार वली खान साहब। रीजन के हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी इख्तियार वली खान साहब काफी एक्टिव रहे, वहां पर कैंपेन भी करते रहे और वहां पर भी PMLN के आई थिंक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एंटी रिजल्ट आया था। व्हाट्स हैपनिंग इन आज़ाद कश्मीर? आज रिजल्ट्स का गैर सरकारी नताइज का सिलसिला तो जारी है। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम राय साकिब खैर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर वी ऑल सॉ दैट कि आप गिलगित बल्तिस्तान भी बड़े एक्टिव रहे, इस दफा आज़ाद कश्मीर में आप कम नजर आए इलेक्शन कैंपेन में सर। नहीं ये तो नहीं है कि कम नजर आया, लेकिन जो ड्यूटी थी वो मैंने अदा की है। मुझे कोई दूसरा एरिया दिया गया हुआ था, मैं उस पर कर रहा था और टीम जो थी तो सब में ड्यूटियां तकसीम की गई थी। ओके तो उसी तरीके से जिस तरह आपकी ड्यूटी आपकी क़ियादत लगाती है आप उसी तरह करते हैं। फेयर इनफ। सर, आज दोपहर से पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात आ रहे हैं। चंद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके ऊपर रात की भी कोई फुटेज चल रही है, वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ सर? होना नहीं चाहिए। जो रात को वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं तो उनके घर से इलेक्शन कमीशन के अमले का बरामद होना, बैग्स का बरामद होना, तो वो मतलब ये इलेक्शन कैंपेन पर और इलेक्शन के प्रोसेस पर सवालिया निशान डाल रहा है। होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि ये एक मैच्योर सियासी जमात है और ऐसी धांधली वगैरह जो है तो इनको मुस्लिम लीग नून को ये मेरे ख्याल में सूट नहीं करती। अगर ऐसा ना होता तो बेहतर होता। हाँ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये अब धांधली का जो रात का लगा हुआ इल्जाम है तो चंद साहब शायद उसको धोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो धुल नहीं रहा था। और मैं फिर भी कहूंगा कि इलेक्शन अभी हुए नहीं है, अभी तो मतलब अभी गिनती का टाइम है। हाँ, और उसमें जो है तो अभी तो गिनती होनी बाकी है, तो आपको इतना पहले से ही जो है तो आप शुरू हो गए, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है कि आपकी हार हो रही है और आप पहले से बयानियां बना रहे हैं
तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब तरीका नहीं है। फिर ना राना आतिफ साहब, सर आज आपको एहसास हो रहा है कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, या आप फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैप्पीली स्टैंड ले रही है कि हमें यही करना चाहिए था? अभी इख्तियार वली साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जो धांधली है वो पीपल्स पार्टी एक मेच्योर जमात है, उसे सूट नहीं करती। अच्छा, ये वैसे बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है कि धांधली ना हुई, कोई टाई हो गई या कोई सूट हो गया कि ये सूट नहीं करता। धांधली किसको सूट करती, किसको सूट नहीं करती, ये मैंने पहली दफा सुना है कि जी आपको, आप धांधली ना करें, आपको सूट नहीं करते। शायद वो ये कहना कि चाह रहे होंगे कि इसमें हमारी मोनोपोली है, ये हमें सूट करती है, तो आप ना करें। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप देखें जमहूरियत जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन के अंदर नहीं है। अभी आप देखें कि बड़े जय्यद तजियाकार और ये कह रहे हैं जी कि ये शायद फैसला हो चुका है कि क्योंकि जीबी का फैसला पीपल्स पार्टी को देने का कर लिया गया था और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो नून लीग को देने का फैसला कर लिया गया है। तो जब इलेक्शन के फैसले इस तरह होंगे और तो मेरा ख्याल में फिर आप जमहूरियत की कोई खास खिदमत तो नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह की जो कैंपेन है इन दोनों जमातों ने की है, ये मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों ने बोला तो सच ही है। एक जमात ने कहा है कि जी आप लोग तो फॉर्म 47 की पैदावार है, आप अगर फॉर्म 47 ना हो, जो पीपल्स पार्टी ने कहा है नून लीग को, आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। और किसी उनके आम वर्कर ने नहीं कहा, इनकी सारी सीनियर लीडरशिप ने ऑलमोस्ट यही बात की है। दूसरी जानब नून लीग की सीनियर लीडरशिप ने इनको कहा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त ही कहा है, कि आप लोगों ने 3000 अरब रुपए की करप्शन की है। तो बातें तो दोनों ही दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये एक आपको पता है कि बदकिस्मती से ये एक फिक्स मैच है। डेमोक्रेसी को का इन्होंने दूसरा नाम जो रख लिया, वो एक फिक्स मैच का दूसरा नाम इन्होंने जमहूरियत रख लिया है। देखिए कोalition गवर्नमेंट जहां भी दुनिया में होती है ना, कोalition गवर्नमेंट एक दूसरे पे इस तरह के इल्जाम नहीं लगाती, और अगर वो इस तरह की चीजों पे बिलीव करती हो तो वो कोalition खत्म कर देती है। लेकिन हमने इल्जाम भी पूरे पूरे लगाने हैं, मतलब कि बैठना भी इकट्ठे है और हमने रहना भी इकट्ठे है। बंदा पूछे कि वो पीपल्स पार्टी के इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त लगाया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद बंदा पूछे कि आपका चेयरमैन सेनेट भी तो इनके वोट से ही बना हुआ है, आपका सदर जो बना हुआ है प्रेसिडेंट, जो आपका कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, आप लोगों को कोई डू यू रिग्रेट दैट कि आप लोगों ने बायकॉट किया इलेक्शन का, आर यू हैप्पी विद योर डिसीजन? देखिए सियासी जमातों को तो आप इलेक्शन प्रोसेस से टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो सियासी जमातों को उससे बाहर नहीं होना चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सवाल जो पूछने वाला ना खरल साहब, वो ये है कि मुझे बात बताएं, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा हो, रिपब्लिकन पार्टी उसमें हिस्सा ना ले रही हो, उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा हो, कांग्रेस जमात उसमें हिस्सा ना ले रही हो, उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? बरतानिया में इलेक्शन हो रहा हो, लेबर पार्टी उसमें हिस्सा ना ले रही हो, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? देखिए सियासी अमल आप करते किस लिए हैं? ताकि अवाम की जो मंशा है, अवाम की जो आवाज है, वो आपके गवर्निंग प्रोसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। जब आप एक पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं देंगे, इंतखाबी प्रोसेस के अंदर आप उसे हिस्सा नहीं लेने देंगे, और उसके बाद आप उसके लिए कोई ऐसी चीज भी नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से अगर जो उनके खदशात हैं पिछले 4 साल से जो चले आ रहे हैं, और आप उसके बाद कहेंगे नहीं हम आपके जिस तरह के मर्जी हालात हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस हमने करना है तो आप इसका हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है कि इसे ये जमहूरियत चला के देख लें, आप कोई भी डेमोक्रेसी का आप इंडेक्स देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4 साल में जो डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो नीचे गया है। और चले मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। इख्तियार अली खान साहब, एक दो चीजें प्लीज एड्रेस कर दीजिएगा। एक तो मैं पहले भी आपकी खिदमत में सवाल रखा था, दोबारा रख देता हूं। अगर ऑपोजिशन की एक जमात, मौजूदा ऑपोजिशन पाकिस्तान के अंदर एक जमात इलेक्शन बायकॉट करती है, तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि हुकूमत को चाहिए था या हुकूमती लीडरान को चाहिए था कि कन्विंस करते उनको कि यार इलेक्शन में आइए, दैट इज डेमोक्रेसी, वहां पर जोर लगाते हैं, कैंपेन पे जोर लगाते हैं। नंबर 2, वी रिसेंटली सॉ दैट कि मरियम नवाज साहब वहां पर जाती हैं, नवाज शरीफ साहब जाते हैं, बसें देके आते हैं, अनाउंस करके आते हैं, और उन्हीं के ऊपर पीएमएलएन की प्रॉपर कैंपेन थी। 2, आज जब इलेक्शन पोलिंग हुई स्टार्ट, तो एक प्रेस रिलीज आ गई मीरपुर के डीसी की जानिब से, ऑफिस की जानिब से, कि जनाब बसें जब्त करके पार्क कर दी गई हैं। डोंट यू थिंक सो कि सर इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की थोड़ी सी वो वायलेशन भी है और नहीं सूट करता इतने सीनियर लोगों को इस तरह की हरकतें करना?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं वो बात जो नहीं करना चाह रहा था, वो राना आतिफ साहब जो है, ये भाई मेरे मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। मैंने दबे लहजे में कहा, दबे लफ्जों में कहा कि धांधली जैसे काम जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी मेच्योर जमात को सूट नहीं करती है। मैं यही कह रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम है, उन वाले काम इनको सूट नहीं करते हैं। माजी में लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो इनके प्रीवियस वजीर आला रहे हैं, उसकी गाड़ी से भरी डिगी बैलेट पेपर्स की बरामद की गई है। गुज़श्ता इलेक्शन कश्मीर का जिसमें वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बना था, वो कहां से आया था? वो पूरी पार्टी कहां से आई थी? वो कॉपी पेस्ट थी। आपका कश्मीर में है क्या? नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको आज भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बायकॉट का फैसला दुरुस्त था? क्योंकि जमहूरियत उसी चीज़ का नाम है, कभी हार कभी जीत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में जाती हैं, अवाम एक को पिक कर लेते हैं उसमें से, बट डू यू स्टिल थिंक कि आप लोगों का फैसला ठीक था बायकॉट करने वाला? साकिब साहब, मैं आपका बात का जवाब देने से पहले अभी ये जो नून लीग के बैठे हुए थे कोऑर्डिनेटर वली साहब, प्यार वली साहब, वो बात कर रहे थे कि जी ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का वहाँ पे कोई फ्रेंडली कोई मैच हो रहा है। वैसे मुझे पता नहीं उस इलेक्शन का वैसे मकसद है क्या, क्योंकि इनको ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और दोनों पार्टियों ने जिस तरह के एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए हैं वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि जी पीटीआई का तो आज़ाद कश्मीर में कुछ लेना देना नहीं है वोटों की सेंस में। हालांकि मैं इनको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन नहीं, बाय फार ये सारी पार्टियां इकट्ठी भी हो जाए ना, तो पीटीआई का ये 1/4 भी नहीं बनती मकबूलियत के हिसाब से। और मैं इनको बताऊं कि अगर 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 मकबूलियत के हिसाब से किसी जगह पे इलेक्शन लड़ना हो ना, और या ना लड़ना हो, तो नून लीग को तो कहीं से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि कराची के अंदर जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है जी, उस शहर के अंदर नून लीग का जो टोटल वोट है पूरे शहर के अंदर, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ऐसे ही वो जितने वोट मैंने इस इलेक्शन में इस नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पे लिए हैं, उससे वो 15,000 कम है। एक हल्के का वोट जो आपको पड़ा है वो पूरे कराची में नून लीग के वोटों से ज्यादा है। मेरा जो इस हल्के में जो वोट है वो 1,36,000 है तकरीबन, और नून लीग को पूरे कराची में कुल मिला के 1,20,000 वोट पड़ा है। तो ये तो हालात है। अच्छा, हमारे 5 MNA को फैसलाबाद का जितना वोट पड़ा है ना, नून लीग को पूरे केपीके में उससे कम वोट पड़ा है। ठीक है, ओके। जितने हमारे फैसलाबाद शहर के 5 MNA को वोट पड़ा है, नून लीग को पूरे केपीके में उससे कम वोट पड़ा है। देखिए वहां पे तो आपने तो स्वीप किया था ना, केपीके में तो स्वीप किया पीटीआई ने वहां पे। नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर तो ये है ना, तो नून लीग तो पाकिस्तान में शायद कहीं मेरा ख्याल 6-7 डिस्ट्रिक्ट से अलावा कहीं और से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। इनकी तो हर जगह से जमानतें जब्त होती हैं। सो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि देखें, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं साकिब साहब, जमहूरी जमातें और जमहूरी अमल में पार्टियां इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर जमहूरियत नहीं होती। सिर्फ एक इलेक्शन के अंदर ही जमहूरियत है। इलेक्शन के कुछ तकाजे हैं, जैसे जमहूरियत के कुछ तकाजे हैं, ऐसे इलेक्शन के कुछ तकाजे हैं। मुझे बात बताएं कि अगर अमेरिका में इलेक्शन हो रहा हो और रिपब्लिकन पार्टी को वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही ना हो, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हो, तो क्या उस इलेक्शन को कोई मानेगा? उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाएगी? अगर इसी तरह देखते हैं, अगर हम इसी को देखते हैं, मैं अगला सवाल मेरा यही था, व्हाट नेक्स्ट? क्या आगे फिर क्या किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए चीजों को कि डेमोक्रेसी अपनी असल शक्ल में या नॉर्मलाइज होती चीजें दिखाई दे पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू यू? देखिए साकिब साहब, मैं तो और मेरी जमात और मैं खुद मैं बिलीव ये करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर आप एक आईनी और पुरअमन आप एक जद्दोजहद करते रहते हैं, आप अपना नुक्ता नजर बयान करते रहते हैं। क्योंकि अब हमें जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं है, हमें आवाम तक अपना जो नुक्ता नजर लेके जाने की, मैस गैदरिंग की हमें इजाजत नहीं है। आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमें किसी जलसे जुलूस की पंजाब के अंदर इजाजत नहीं है। अब पता है आपको,
हम जलसा नहीं कर सकते, हम कोई जुलूस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जो मुकदमा है वो अवाम की अदालत में रखेंगे कि पाकिस्तान में अगर आपने जमहूरियत को, अगर आपने पार्लियामेंट को, और अगर आपने एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चलानी है, तो उसके लिए आपको कुछ जो रूल्स हैं, जो तकाजे हैं, जो कि बदकिस्मती से ये जमातें 50 सालों से इन्होंने सिर्फ और एक तरह से अच्छा होगा कि ये सब एक्सपोज हो गया, इन जमातों का जो चेहरा था वो एक्सपोज हो गया। देखिए, ना ये जमातें जमहूरियत में बिलीव करती हैं, ना ये जमातें उस पर प्लूरलिज्म में बिलीव करती हैं, दूसरी जमातों को भी ये एक्सेप्ट नहीं करती। इनके लिए जमहूरियत का एक ही मतलब है, अगर हमें इक़्तिदार मिल जाए तो वो जमहूरियत है, और अगर इनको इक़्तिदार ना मिले तो पीटीआई इस पे बिलीव नहीं करती, पीटीआई इस पे बिलीव नहीं करती। मुझे बताएं, देखिए हम तो एक दफा वफाक के अंदर हमें तो एक दफा इक़्तिदार मिला है, ठीक है, लेकिन हमने तो उसके बावजूद, देखिए मुझे बताएं, मैं आपको साकिब साहब पूछता हूँ, रिजर्व सीट्स जो थी, मुझे बताएं ना, रिजर्व सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या थी कि जिस हिसाब से आपको निश्चिततें मिलेंगी उसी प्रपोर्शन से आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ठीक है, देखिए अब आप जो देखिए, आप एक चीज तो समझे, क्योंकि इनडायरेक्ट सीट्स भी हैं। अब आपकी पार्टी इलेक्शन में भी इतने मुश्किल प्रोसेस में जाती है, उसके बाद आपको वो इनडायरेक्ट सीट्स भी नहीं मिलती, ठीक है, तो जो रिजर्व सीट्स हैं, तो आपका इलेक्शन लड़ना बेमानी है। सवाल पूछने वाला इनसे है कि ये क्यों ये हुकूमती जमातें, ये पंजाब में नून लीग हुकूमत में है फॉर्म 47 से ही, सेंटर में ये फॉर्म 47 से हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, सेंटर में इनके साथ हुकूमत में है, जीबी में वो हुकूमत में है, आजाद कश्मीर में वो हुकूमत में है, गवर्नमेंट है ना उनकी, वो कहाँ कहते हैं कोलिशन है ना। टोटल मिला के फेडरेशन और जो आपके जो सूबाई यूनिट है, इनके पास 7 से 8 जगहों पे हुकूमत है। हमारे पास सिर्फ केपीके में एक जगह पे हुकूमत है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब हमारे दौर के अंदर कोई बाई इलेक्शन होता था जी, हम तो बड़े बाई इलेक्शन हारे आप लोग। अगर मुझे बात बताएं, लेकिन डस्का में आपके टेन्योर में धुंध भी छाई थी, डस्का वाला इलेक्शन याद है आपको, बाई इलेक्शन? अगर हमारे दौर में अगर कोई 2 पोलिंग स्टेशन पे धुंध छाई थी ना, कुछ 2 घंटों के लिए, तो इनके दौर के अंदर कुछ 4 साल से बादल ही नहीं जा रहे। मौसम बदल गया, पाकिस्तान का मौसम ही बदल गया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, जमहूरियत की बात सुने आप, हम अपने बाई इलेक्शन हार रहे थे, ठीक है, अवाम की राय थी, हमने तो किसी बाई इलेक्शन को जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। ये कमाल की बात है कि, और हमारी दौर में मईशत भी ग्रो कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया, हमने तो उसको जाके रिक करने की कोशिश नहीं की। ये पाकिस्तान में पहली हुकूमत है, इलेक्शन इन्होंने 8 फरवरी को भी कोई नहीं जीता था, लेकिन जीत गया। उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अवाम इनकी कारकर्दगी से इतने मुतमिन है कि इनको अवाम फिर भी वोट डाली जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये किस तरह ये चला रहे हैं। उसके बाद हमने तो अपने दौर के अंदर इनको किसी जलसे जुलूस से नहीं रोका, 10 लॉन्ग मार्चेस हुए, लेकिन वो 9th में आ जाता है ना, फिर बीच में पीएमएलएन से बात करें, वो 9th में लेके आ जाते हैं। उसमें आगे मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। 5 अगस्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जलसा जुलूस या कोई आप उस पर लाया अमल बनाने जा रहे हैं? क्योंकि आज ही मैं देख रहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने आज वफाकी आईनी अदालत में जवाब जमा कराया है कि जनाब कोई पीटीआई ने रिहाई फोर्स नहीं बनाई थी, और ये रिहाई फोर्स का काफ़ी सारा मंजन केपी हुकूमत ने माजी में बेचा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बाकायदा रिहाई फोर्स बनाई जा रही है। आज आईनी अदालत में कह रही है भाई कोई फोर्स शोर्स नहीं बना रहे, वी आर ऑल गुड। अब 5 अगस्त का मुझे बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लान ऑफ पीटीआई? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की टर्म्स यूज नहीं करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि मैं केपी के हालात से नहीं हूं कि जिन्होंने किया था ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, हम एक सियासी जमात है कि इमरान खान साहब की जो इलीगल इनकार्सरेशन है उसको 3 साल हो जाने हैं 5 अगस्त को जी, ठीक है। एक सियासी जमात है जो कि समझती नहीं, आज पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाहक कैद हैं, 7 माह से उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। हम तो याद कराते रहेंगे, हम इस चीज को लोगों को याद कराएंगे। देखिए, एक सियासी जमात क्या कर सकती है साकिब साहब, क्या कर सकती है? जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, पुरअमन जुलूस कर सकती है, लोगों तक अपना मुकदमा लेके जा सकती है। अपनी हम आईनी जद्दोजहद भी कर रहे हैं, अदालतों से जिस तरह का हमें इंसाफ मिल रहा है,
उसके देखिए इमरान खान साहब के ऊपर 350 केसेस हैं। मुझे आप साकिब साहब मुझे बताएं, आप किसी बंदे को जानते हैं जिसके ऊपर 350 FIRs हैं? आप किसी को जानते हैं? मैंने जिंदगी में कोई ऐसा सुना कभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का कभी आपने नाम चले आप किसी बंदे को नहीं जानते? नहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। उससे बड़ी मुझे आप कोई कंट्रीब्यूशन किसी पाकिस्तानी की बता दें। 350 FIR, लेकिन फिर भी हम अदालतों का भी कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर अपना मुकदमा भी रख रहे हैं, मीडिया में भी अपना मुकदमा रख रहे हैं, अवाम की अदालत में भी अपना मुकदमा रख रहे हैं। देखिए सियासी जमातें यही कुछ कर सकती हैं, और हम पे बड़ी तनकीद भी आती है। हमारी अपनी जमात से भी हमारे वर्कर सपोर्टर हम पे तनकीद करते हैं, हम उसको भी खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि राइट है उनका तनकीद करना हम पे। लेकिन और हम पे ये जमातें जिन्होंने हर चीज पे पाबंदी लगाई हुई है, ये हम पे क्या कहते हैं, जी आप सड़कों पे क्यों नहीं आते? मैंने कहा जब सड़कों पे आते फिर आप कहते हैं सड़कों पे क्यों आते हैं? और जब हम अपनी दूसरी तरह से देखें, साकिब साहब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि इन्होंने 50 साल लोगों को ये मंजन बेचा कि जी हम तो कोई बड़े डेमोक्रेट हैं, वो कोई वोट को इज्जत दो। वो हुआ ये है कि कम अज कम इस तमाम इन पिछले 2-3 साल में एक चीज का फायदा हुआ है, लोगों को ये पता लग गया है। इसलिए ये लोग 80-80 हजार से इलेक्शन आ रहे हैं कि इनका इन तमाम चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं लास्ट में वो आपने पहले गंदम वाली बात की थी, वो आप सवाल अगर प्लीज क्योंकि गंदम गायब कहाँ से होगी? मुझे तो बताया गया था कि बम्पर क्रॉप हुई है पंजाब के अंदर। अब मैं देख रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट करने जा रही है गंदम। पहले भी केयर टेकर गवर्नमेंट में भी गंदम इंपोर्ट हुई, लेकिन आती भी मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। हड्डी तोड़ती ने की है, मतलब कमजोर होगी हड्डी हमारी, क्या हुआ? देखिए वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रीढ़ की हड्डी है, इन्होंने जो ज़राअत थी वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने निशानदी की, वो रीढ़ की हड्डी ज़राअत वाली इन्होंने तोड़ दी है। ये पहला साल है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जिसमें 5 मेजर क्रॉप डिक्लाइन कर गई हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जरा आप तमाशा चेक करें, अभी तकरीबन 2 से 2.5 माह हुए हैं। ये भी पाकिस्तान में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 से 2.5 माह के अंदर ही आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ गई हो। 2 से 2.5 माह के अंदर ही आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ गई है। और आप गंदम कितने की इंपोर्ट कर रहे हैं? आप 1 मिलियन टन जो गंदम पंजाब ने कही है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन $400 मिलियन की। इसका मतलब है कि आप 110-12 अरब रुपए की आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको 4675 रुपए फी मन कॉस्ट करेगी, तकरीबन 4700 रुपया ये आपको कॉस्ट करेगी गंदम इंपोर्ट। एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाएगा, दूसरा हमने अपने किसान को 3000 रुपया नहीं दिया, बाहर के किसानों को हम 4675 रुपए फी मन दे रहे हैं। तो ये तो मैं तो आपको सिंपलिस्टिक बता रहा हूं कि ये पॉलिसी सिर्फ एग्रीकल्चर तक महदूद नहीं है। देखें एग्रीकल्चर आपकी जीडीपी का 25% है, आपकी एम्प्लॉयमेंट का 50% है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, वो अगर हम डाल लें तो वो तकरीबन 35 से 40% आपके जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि वही जो किसान जब खुशहाल होता है वही फिर आपके शहरों के अंदर आके वो चीजों की खरीदारी करता है, आपकी होम अप्लायंसेस खरीदता है, वो आपके कंस्ट्रक्शन करता है, वो और चीजें भी इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो वो 25% डायरेक्ट जीडीपी का ऐसा है, अगर आप मल्टीप्लायर इफेक्ट डालें तो वो 40% से ऊपर चला जाता है। और वो बिल्कुल आपने किसानों का जो हशर किया है ना, मैं आपको मैं बताऊं, इसीलिए हमारी मईशत पिछले, वैसे तो आपने सनतकारों का भी बेचारों का कोई कुछ नहीं छोड़ा, जो हमारा मेहनती सनतकार है जो एक्सपोर्ट करता है वो भी आपने $2 बिलियन डिक्लाइन कर दिया 4 सालों में, लेकिन आपने किसान के पल्ले भी कख नहीं छोड़ा। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं ज़रा किसानों की जानिब डायरेक्टली रुक करके उनसे जानना चाहूँगा कि भाईजान गंदम जो प्रोड्यूस हुई, जो पैदा हुई, वो गई कहाँ पे और उनको रेट क्या मिला था, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं पंजाब के किसान की, पाकिस्तान के किसान की। दो हमें बार बार बताया जाता है कि ज़रा बम्पर क्रॉप्स हुई, फसलें बहुत अच्छी हुई। फसलें जब बहुत अच्छी होती हैं वो जाती कहाँ पे हैं और उन अच्छी फसलों का कोई फ़ायदा डायरेक्टली किसान तक भी पहुँचता है या नहीं, उस पर आज के सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, आप हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आगाज़ यहाँ से करते हैं, इस दफ़ा गंदम की फसल कैसी हुई पंजाब में सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका और आपके चैनल का।
फसल तो हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि ना काश्त हुई है गंदम इतनी जितनी हुकूमत बता रही है, और ना ही पैदावार इतनी हुई है जितनी हुकूमत बता रही है और ढोल बजा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपके सामने जो हमारे करमानी साहब भी करते थे और दीगर वज़रा भी आके करते थे, वो जी सच नहीं था। और सच वही था जो उस वक्त किसान जो है वो पीट रहा था। राय साहब, गुजारिश ये है कि ये कोई नई कहानी नहीं, ये पुरानी कहानी है। आप ये देखें कि ओके जब से ये हुकूमत माशाल्लाह आई है, और पहले दिन से उन्होंने क्या किया किसानों के साथ, आपको मैं जरा थोड़ा सा याद करा दूं अपने जो सुनने वालों को भी, कि जी आते ही इन्होंने जो है वो यक जुम्बिश कलम से ये कहा कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। भाई, आप क्यों गंदम नहीं खरीदेंगे? एक 76 साल से एक निजाम आ रहा है कि फूड डिपार्टमेंट खरीद करता है, आपका पॉस्को खरीद करता है, आपका एक मैकेनिज्म है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप कोई नया निजाम लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप की तैयारी होनी चाहिए। फिर इन्होंने, जनाब आपको याद होगा कि मुझे याद है कि बिलाल यासीन साहब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम खरीद करेंगे, हम 20 लाख टन करेंगे, और फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और ऐप के पीछे कि जी लोग इसमें बात डाला लें। फिर अगला साल गुजर गया, वो साल उसमें किसान लुटा मारा गया, और अगला साल आया। लेकिन अगले साल इन्होंने कहा कि EWR की हम पॉलिसी लेके आते हैं। ये मैं जी जरा हुकूमत की बात वो जो आपने की है, जी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ EWR की जी। इन्होंने 15 अरब रुपए रख दिए है जी, और अब वो किसान जो है वो बड़ा सुख में रहेगा। वो जनाब वहाँ पे रखेगा गोदाम में, और उसको बैंक जो है वो देगा। और वो सीजन भी किसान का गुजर गया, और 2200 अरब रुपए का नुकसान जो है वो किसान ने उठाया। उस किसान ने जो इस मुल्क की ग़िज़ा का सामिन है। फिर ये जो अब आपने पूछा, इसके ऊपर फिर मोहतरमा की तरफ से, वज़ीर आला साहबा की तरफ से एक नवीद सुनाई गई कि जनाब अब हमने निज़ाम जो है वो बेहतर कर लिया। 11 हम कंपनियां आएंगी अब वो जी, कंपनी एग्रीगेटर कंपनियां, आपको याद है राय साहब कि फिर वो एग्रीगेटर कंपनियां 35, 35 से फिर 25, 25 से फिर 18, और 18 से होती हुई 9, और 9 भी वो नहीं आई, और 2 कंपनियां रह गई। और उन्होंने भी, मजे की बात ये है यार, ये क्या पॉलिसी है? जी आप जो है वो 14 करोड़ के सूबे को आप हेड कर रहे हो, फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान का। आपके कम से कम 2 सूबों का तो इन्हिसार जो है वो सूबा पंजाब के ऊपर है। इवन के पहले तो अफगानिस्तान में चली जाती थी, और हम यहाँ कह से देते चलती थे थी। कि अफगानिस्तान चली गई जी, स्मगल हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया। तो इस हुकूमत को समझ ही नहीं है। और बुहारी जो साहब, जरा लोग इसको बैठे हुए, कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट को जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको लगता है कि फसल उतनी काश्त नहीं हुई थी, कम काश्त हुई थी जितनी पहले होती थी? चले ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट आ गया। कंपनियां बनी, कंपनियों ने खरीद नहीं की या की, चलें उसको एक साइड के ऊपर रख देते हैं। अब मेरा मुद्दा ये है कि मुझे ये बताया जाता है कि जनाब हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और आज जो एक बड़े मुस्तनद अखबार की पाकिस्तान की खबर थी कि पंजाब से 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब है। मेरा मुद्दा ये है कि अगर प्रोडक्शन में वो गंदम आई है तो वो गायब कहाँ पे हो गई? एक्सपोर्ट हमने की नहीं है, स्मगल यहाँ से हो नहीं सकती अब, तो ये कहाँ पे चली गई 45 लाख और 6 लाख टन गंदम? मैं ये वो लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा फिर ये देखे ना, तो हम हुकूमत की बात फर्ज करें कि तस्लीम कर लेते हैं कि जी इन्होंने टारगेट अचीव किया, इन्होंने 3 करोड़ टन जो है वो गंदम हासिल कर ली, और ओके बल्कि ये 10 लाख ज्यादा बता रहे हैं। और उसके बाद भाई वो जिम्मेदारी भी जो अगर ये कहते हैं कि गायब हो गई, तो उस गायब की जिम्मेदार भी तो हुकूमत है ना। मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं फर्ज करो कहता हूं। तो ये बात इनकी झूठी साबित हो गई कि इन्होंने झूठ बोला था, और उस वो झूठ ज्यादा देर नहीं चल सका। अभी तो 3 साल, अब 3 माह हुए कि भाई गंदम निकली को कटी है अप्रैल अभी के जी, एंड ऐसे ही। में, बल्कि कुछ अपर पंजाब में मई तक भी गंदम जो है वो हार्वेस्ट होती रही। तो इतनी जल्दी वो गंदम कहाँ जा सकती है? फिर मुझे बताएं कि फूड सिक्योरिटी का मामला है, आप ये बताएं कि आज दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे है।
तो आप ये निजाम चला रहे हैं, आपका ये पॉलिसी है, ये तरीकाकार है। अगर ये पॉलिसी बनाई जाती, आप ये देखें कि ये कहते थे जी कि हमें लोन लेना पड़ता है, हमें जनाब वो कर्ज उठाना पड़ता है। अरे भाई, वो गंदम आपके पास पड़ी होती थी, आप उठा के फ्लोर मिल को देते थे और हमारे पाकिस्तान के शहरियों को आटा जो है वो मुनासिब कीमत पे मिल सकता था। बुखारी अब साहब, आपने ये बात तो कही है। आपकी और मेरी गंदम पंजाब में किस रेट पे बिकी है? जब किसान ने हार्वेस्ट की है गंदम, तो किस रेट पे इनिशियली और एंड तक क्या रेट रहा है? देखिए सर, ये स्टार्ट में तो 2500 से स्टार्ट हुई है और 2700 2800 में ये ज्यादातर जो है वो गंदम बिकी है। फिर आप ये देख लें कि जो है वो 3100 3200 बस ये, और उसमें भी कटौती होती थी। उसमें जनाब ये जो लेने वाला होता था, चाहे आड़ती था, चाहे फ्लोर मिल वाला था, चाहे ये जो कंपनी जो थी नाम नेहाद जो है वो, उन्होंने भी उसके बीच में से 2 किलो 2.5 किलो पर मन के पीछे जो मॉइस्चर के नाम पे जो है वो डकैती लगाई इन्होंने। अच्छा, और अभी राना किसान आतिफ साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो मेरे साथ शो में मौजूद थे। वो कह रहे हैं यार 1 मिलियन टन का प्रपोजल है या प्लान है इंपोर्ट करने का, $400 मिलियन की ये, अकॉर्डिंग टू हिम, राना आतिफ साहब के बकौल $400 मिलियन की बनेगी और ये पाकिस्तान में आके 4675 रुपए फी मन पाकिस्तानियों को ये गंदम पड़ेगी। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि इससे भी महंगी पड़ेगी जब आगे ट्रांसपोर्टेशन होगी। अगर वो कराची पोर्ट पे आती है, फिर आगे जाती है, खैबर पख्तूनख्वा जाती है या पंजाब के कुछ एरियाज में जाती है, तो वो इससे भी महंगी होगी। अभी देखें कि अभी 5000 जो है वो ये गंदम जो है वो बिक कि इस वक्त में अभी 3 माह गुजरे और इसके बाद क्या हशर बर्पा होगा। राय साहब, मेरा ये क्लिप आप रख लीजिएगा। और मैंने अपने जो अप्रैल में कुछ टीवी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि 20 से 25 लाख टन का शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड जो है वो देखते हैं, हम बैठे हैं और हम उस पर जो है नजर रखते हैं। हमें अंदाजा होता है कि हमारी कितनी औसत पैदावार कितनी आ रही है। हमें चूंकि हुकूमत के अंदर ये सलाहियत ही नहीं, न सोचने की न समझने की। अच्छा, जिन्होंने ये पॉलिसी दी है राय साकिब साहब, क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए? क्या कोई जवाब दे नहीं है इस मुल्क के अंदर जो सर हुक्मरान है? समझ ही नहीं आ रही ना, हम सवाल करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रही। वो गंदम मिल ही नहीं रही है, कहाँ पे? वो कहते हैं कोई स्टॉकिस्ट के पास है, जिम्मेदार के पास है, मिल वाले के पास है, पास्को के पास है, नई कंपनी के पास है, कहाँ पे? फिर हमारी एजेंसियां कहाँ है, हमारे वो इदारे कहाँ हैं? क्या वो कोई आसमान पे उड़ गई या जमीन उसको फटी और वो उसके अंदर समा गई? हरी साहब, दो चीजें हैं, या तो प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्शन ज्यादा दिखा दी गई पहले कि जी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, फिर बाद में वो प्रोडक्शन मैच नहीं कर रही, एक्चुअल नंबर्स और थे, इन्होंने कुछ ज्यादा दिखा दिए, या ये है, या फिर वो सारी गंदम स्टॉकिस्ट के पास पड़ी है। 2 ऑप्शन है, तीसरी को समझ नहीं आती मुझे तो। सर मैं ये कहता हूँ कि आप पहले वाले पे जाइए। देखें, कोई छुपा इस तरह से नहीं सकता कि आप 40-45 लाख टन गंदम है, हाँ। तो वो इनको दिखाई नहीं देती। मैं तो मुझे बड़ा ही दुख होता है कि जब किसान लुटपुट जाता है उसके बाद हुकूमत देखे। और मजे की बात यह है कि हुकूमत ने उस वक्त जनाब कंपनियों को लॉन्च किया, वो जो 2 आई और उन्होंने 4 लाख टन के करीब 4.5 लाख टन के करीब गंदम, वो भी छीना झपटी से जो है वो ली और कहा कि 3500 से ऊपर जो है वो नहीं देना। भाई अब जो 5000 रुपए बिक रही है, और ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए ये रोटी की सियासत से बाहर निकलिए। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि डीरेगुलेट कर दी जी। राय साहब, गुजारिश ये है कि वो डीरेगुलेट तो नहीं हुई। जब आपने कहा कि 14 रुपए, क्या 14 रुपए रोटी मिल रही है? आप आ जाए, मैं अभी मंगवा के आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 20 रुपए, नान जो है वो 25 रुपए। और फिर जब आप रोटी भी सस्ती नहीं दे पा रहे और किसान को भी नुकसान दे के सिर्फ माफियाज को, इसका मतलब बाई डिजाइन ऐसा किया जा रहा है। ये कोई ये पॉलिसी नहीं है। फिर जिन्होंने ये पॉलिसी दी थी, क्या वजीर आला साहबा को पूछना नहीं चाहिए? उनको फायर नहीं करना चाहिए कि उनको सामने लाना चाहिए जो है आवाम के? बुखारी साहब, ये सारा कुछ पता चल जाए तो हमारा निजाम ना बेहतर हो जाए। हम अब मुझे जाते जाते ये बताइए कि इस दफा चावल की फसल प्रॉपरली काश्त हो रही है, जिम्मेदार काश्त कर रहे हैं चावल की फसल, या वहां पर भी कमी है? जी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। उसको और कुछ दिखाई नहीं देता ना
मसला ये है कि अभी जो आपके सामने, अच्छा फिर हुकूमत ये नहीं करती कि भाई उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई अभी से मैकेनिज्म बनाए। राय साहब, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि गंदम अभी नवंबर में काश्त होनी है, अक्टूबर के आखिरी अभी हफ्ते से से शुरू हो मैकेनिज्म जाती बनाए है। ना उसके लिए, तो हाँ अभी से अभी से मैकेनिज्म उसका मैकेनिज्म ये बनाए बिल्कुल दुरुस्त कि बात। ये 5,000 रुपए कीमत मुकर्रर करें। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, 2008 के अंदर गंदम का शार्टफॉल होता था, गंदम बाहर से मंगवाई जाती थी, पीपल्स पार्टी की शायद हुकूमत थी। अब तो पीपल्स पार्टी और लोग सभी एक रंग में रंगे हुए हैं ना। अब तो कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि जी हम जो है वो किसानों के खैर खा है। और जी सिंध में जो हाल हारी के साथ होता है, और जो हशर रखा जाता है जो गन्ने के काश्तकार के साथ भी, तो इनको चाहिए कि अभी ये सब जोड़कर बैठे, उसकी जो हमारी कीमत है, कास्ट है, एक आजाद क्रॉप कमीशन कायम करें और उसके अंदर किसान को बुलाए। ये तो अछूत समझते हैं, क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं मिटाते, क्यों नहीं मुशावरत करते। सर किसान हम कोई और बाबू लोग थोड़ी है जो है सूट वाला, किसान के तो पसीना आता है ना सर उसको, तो वो सरकारी बाबू थोड़ी है जिसको बुलाया जाना। लेकिन आज सेकंड व्यू किसके ऊपर बुलाकर बैठना चाहिए और अगले साल की कोई ना कोई पॉलिसी जो बनानी चाहिए। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन जाते खिदमत में आपकी भी रख के जाना चाहूँगा, ये आपकी खिदमत में भी गोशगुजार करना चाहूँगा। किसान एंड ऑफ द डे वही चीज़ बार बार दोहराते हैं। अब तो मेरी ज़ुबान थक गई, हर शो में बात करता हूँ इसके ऊपर कि भाई मुझे यही बताया गया था कि किसान या ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर कर दी हमें कि रीढ़ की हड्डी का मरहम भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमें टनों के टन और मनों के मन जो है वो अपनी गंदम का पता नहीं चलता कहाँ पे चले गए और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। रेवेन्यू कितना जाता है, $400 मिलियन अकॉर्डिंग टू राना आतिफ साहब, $400 मिलियन की हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं गंदम। इवन देन पता नहीं कि किसान हमारे का हालात क्या है, यहाँ पर कितने में बिकी है, इंपोर्ट कितने में पड़ेगी। एक मोटा सा कंपैरिजन अपने सामने रख लिया, आपको लग पता जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।